हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर और नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम का जो पूरा ट्री होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ दे कैटेगराइज, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है नंबर की वो होती क्या है, लाइक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उनका एक ट्री पढ़ा था। प्लस रैशनल नंबर्स के बीच में क्या और भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यस करते हैं, और वो कौन से नंबर्स होते हैं उनके बारे में भी हमने उनको निकालना सीखा। कैसे हम 1 और 2 नंबर्स को निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, लाइक जैसे आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था ना, उसको आपको याद रखना है। 1 सेकेंड, राइट। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि अगर दो नंबर्स हमारे हैं, ठीक है, जैसे आपके दो नंबर्स a एंड b हैं, बोथ आर रैशनल, लाइक a एंड b, बोथ आर रैशनल नंबर्स। तो अगर ये दोनों रैशनल नंबर हैं तो क्या इनके बीच में और भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? यस करते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हमने पढ़े थे। एक मेथड था a प्लस बी इन ब्रैकेट 1/2। अगर हम दोनों नंबर्स के एडिशन करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी के बीच में एक और नंबर जो एग्जिस्ट करता है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो ए और बी के बीच में जितने नंबर्स आपको निकालने आप निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें सिर्फ एक या दो नंबर्स निकालना हो। अगर हमें ज्यादा नंबर्स निकालने हैं तो ये प्रोसेस टीडियस हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। उस केस में हमने एक सेकेंड वाला मेथड पढ़ा था कि अगर हमें दो नंबर्स लाइक 1/2 है और आपका सपोज 7/2 है, और इसके बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं, तब हमें क्या करना था, तो n+1, सपोज हमें अगर n नंबर ऑफ टर्म्स या n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 7/2 फाइंड आउट करना है, तो हम n+1 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर्स आपको निकालने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, वो आप निकाल लोगे। एक मेथड आपने ये पढ़ा था, ठीक है। वहां पे भी दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक था जिसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, और एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट था। तो पहले आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना था यूजिंग एलसीएम, एंड देन सेम प्रोसेस आप n+1 मल्टीप्लीकेशन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फिर से कंटिन्यू करोगे। ये सारी क्लासेस जो चीजें हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको रिवाइज करना है और उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आप कर पाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेदर यू आर फ्रॉम आईसीएससी और सीबीएसई, दोनों के अंदर वो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग इसी जो हमारा जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अब रैशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है उसको हम अब थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। तो जैसे हमारा जो टॉपिक है वो मेन रैशनल इरेशनल ही है, चाहे आप सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई, चैप्टर्स का नाम अलग अलग है, अदरवाइज हमको रैशनल इरेशनल नंबर ही पढ़ना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर्स, तो सिंपल सा है कि अगर हम किसी भी नंबर को, इफ वी कैन represent a number in the form p divided by q, ठीक है, बट ध्यान रखना है q शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस द नंबर इज रैशनल नंबर, हमारा वो नंबर रैशनल हो जाएगा। कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर p और q का कॉमन फैक्टर होगा तो रैशनल नहीं होगा, इवन दैट वो रैशनल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 4 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है 2, तो क्या ये रैशनल नहीं है? बिल्कुल है, ये रैशनल है। आप चाहो इसको ऐसे छोड़ तो ये भी रैशनल है, और अगर आप इसको रिड्यूस करते हो लाइक 2/3, तो 2/3 भी रैशनल नंबर आएगा। तो रैशनल नंबर की जो सिंपल सी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, एंड जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपका 2 रैशनल है,
1/2 रैशनल है, इवन 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 आपका रैशनल है, न्यूमरेटर रैशनल हो, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है। अगर हम 0 को लिखते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1, ये वैलिड है, राइट है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो q शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा है दैट मीन्स ये प्रॉब्लम है, ये इरेशनल भी नहीं है, ये रैशनल इरेशनल का केस ही नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम कभी भी जो डिनोमिनेटर हमारा है q, उसको हम 0 नहीं कर सकते। तो वहां पे ये मत समझना कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो आपका रैशनल, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो कहीं रैशनल तो नहीं हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, ठीक है। तो खाली 0 आपका है तो 0/1 इज अ रैशनल, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। तो सारा जो डिपेंडेंसी है वो डिनोमिनेटर्स के ऊपर है कि आपका नंबर रैशनल होगा या नहीं होगा। तो बस ये रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर ये डेफिनेशन आपके रैशनल नंबर्स की है तो अब ऑन द अदर हैंड इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे। तो अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल क्या हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इफ वी कैन नॉट, अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वो जो नंबर आपका हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी बात से हम समझ जाएंगे इरेशनल क्या होता है, ठीक है, कि अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आपका वो इरेशनल हो जाएगा। सिर्फ इतना डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन आपका है कि अगर किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट मींस द नंबर इज इरेशनल। लेकिन इरेशनल की इसके अलग भी डेफिनेशंस हैं, तो जरा हम इरेशनल को भी समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, इरेशनल नंबर थोड़े डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर को पाइथागोरस ने इन्वेंट किया, मतलब उन्होंने खोजा कि ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे शुरुआत जब हुई मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई तो पहले नेचुरल नंबर्स आए होंगे, मतलब भाई एक जो अननोन बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता है, 1 2 3 4 सबको पता है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए होंगे। तो लगा होगा कि ठीक है नंबर्स आ गए, खत्म हो गया, और नंबर्स नहीं है। फिर कहीं से जीरो आ गया तो आपका होल नंबर हो गया, लगा होगा अब नंबर नहीं है। फिर नेगेटिव नंबर्स भी आने लगे तो लगा नहीं नहीं अभी भी नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। फिर चलो नेगेटिव नंबर्स हो गए, लगा अब काम खत्म हो गया, ठीक। मतलब हम एक नंबर लाइन की बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 8th में या 7th में कभी, एक नंबर लाइन होती है जहां पे सारे नंबर्स होते हैं। तो जब सबसे पहले नंबर लाइन के हमने देखा तो हमें बड़े बड़े नंबर दिखे, हमें 0 दिखा, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, इधर खूब सारे नंबर्स इनफाइनाइट चले गए। फिर यहाँ पे हमें -1 दिखे, यहाँ पे हमें -2 दिखा, -3 दिखा, इधर आपके बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। हमको लगा काम खत्म हो गया, नंबर्स इतने ही होते हैं। लेकिन फिर जब मैथमेटिक्स आगे बढ़ी, आपका सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, तो और इन्वेंशंस हुए और खोज हुई, तो पता चला नहीं, दो नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इरेशनल पे नहीं पहुंचे, अभी हम रैशनल की ही केस में हैं। मतलब नेचुरल बने, होल बने, नेगेटिव इंटीजर्स बने, लगा सारे काम खत्म हो गए, सारे नंबर्स ढूंढ लिए गए, लेकिन पता चला नहीं, अभी भी किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का जो पेस है ना, स्पेस, लगा कि 0 0 के बाद सीधे 1 1 के बाद सीधे 2 और हमारे नंबर्स खत्म। लेकिन जब इन्वेंशन हुई तो पता चला इनके बीच में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। अच्छा, प्रैक्टिकली आप देखो तो भी बहुत इजीली है, आप जान सकते हो। आपके पास कोई एक चीज है और एक चीज और है, मतलब दो चीजें हो गई। अब अगर उन दो में से हम एक चीज को तोड़ दें, फेंक दें, मतलब एक तो पूरा है, एक आपका हाफ बचा, मतलब कुछ ऐसा है जो 2 से कम है, 1 से ज्यादा है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हुई होंगी और ये पता चला कि नहीं, दो नंबर्स के बीच में भी बहुत से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। वहीं से आपका ये जो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इससे भी आगे जाके एक और वर्ड इन्वेंट हुआ होगा और वो वर्ड रहा होगा रैशनल। तो ये पता चला कि नंबर्स जो हैं वो रैशनल होते हैं, मतलब जो फ्रैक्शनल होते हैं, और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे शायद रैशनल वर्ड इन्वेंट हुआ होगा कि नंबर्स नेचुरल, होल, इंटीजर्स के अलावा भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा भी होते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स की बात आ गई। तो अब नंबर्स क्या हैं, लाइक 1 है, 2 है, तो इसके बीच में यहां पर कहीं क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको और इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दें, मतलब ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1/2, इसके बीच में भी नंबर है, कौन सा नंबर है, 1/4 आ जाएगा, वो 1 और 1/2 के बीच में आ जाएगा।
इसको अगर हम फिर से इनलार्ज कर दें तो क्या इसके बीच में कोई नंबर होगा? इसके बीच में भी आपका नंबर होगा जो 1 से बड़ा होगा एंड 1/4 से छोटा होगा। तो ऐसे आप अगर जाओगे तो सिर्फ इन दोनों के बीच के जो गैप्स हैं इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारे नंबर्स रैशनल होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब वो जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे रैशनल होंगे, ठीक है? तो ये तो रैशनल नंबर्स का खूब सारा हो गया कि बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, दो नंबर्स जो खुद रैशनल है उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, उन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स के बीच में भी बहुत से रैशनल नंबर हैं। ये कहानी तो रैशनल के हिसाब से थी, लेकिन जब चीजें और आगे बढ़ी तो ये लगा कि क्या अब नंबर खत्म हो गए, मतलब खाली रैशनल नंबर ही होते हैं? तब पाइथागोरस ने सर्च किया कि नहीं, रैशनल नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स बचते हैं जिनको हम थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, और उनका नाम रखा गया इरेशनल नंबर। वो कौन से नंबर्स थे? वो थे आपके ऐसे वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं और वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। बहुत सिंपल सा है, रूट के अंदर होता है और किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं 4, तो 4 तो आपका 2 का स्क्वायर होता है, मतलब अगर मैं 4 को रूट के अंदर रखूंगा तो ये इरेशनल नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लाइक 3 आप ले लो, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 3 आता है? नहीं आता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 3 नहीं आता है, दैट मींस आपका जो 3 हो जाएगा वो इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल की ये भी एक डेफिनेशन है, दैट इफ अ नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन अंडर रूट ऑफ दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बहुत से नंबर्स ऐसे हैं लाइक 15, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका खुद से स्क्वायर कर दो और वो 15 के बराबर आ जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है? मतलब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 9, अगर आप 4 का 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 16। 15 बेचारा बीच में रह गया, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? ना तो 3 का स्क्वायर है ना तो 4 का स्क्वायर है, बीच में भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे तो आपका जो अंडर रूट 15 है वो क्या बन जाएगा? वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब जैसे आपका ये नंबर लाइन पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स की जगह फिक्स हैं, ध्यान रखना, हर एक जगह जो रैशनल नंबर की वो फिक्स है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पर 2 आता है तो उस पॉइंट पे सिर्फ 2 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से अगर बीच में कहीं पर मैंने कहा कि यहाँ पे सपोज आपका 1/3 आ गया, तो अगर ये जगह 1/3 के लिए है तो वहां पे फिर कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। मतलब दो सेंटेंस में बोलता हूं, ध्यान से समझना। Every point on the number line represents a unique rational number. Every point on the number line represents a unique rational number, and vice versa. Means if a rational number, then it possesses a unique location on number line. यानी हर पॉइंट पे एक नंबर होता है, हर नंबर की एक ना एक जगह होती है उस नंबर लाइन पर जो कि यूनिक होती है, वो उसी की होती है। लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इतना ये डेंस होता है कि हम लोग इमेजिन शायद नहीं कर सकते, या फिर अगर आप करना चाहोगे तो कर भी सकते हो, ठीक है? अब ये तो रैशनल की बात होगी। तो जिस तरह से आपके इरेशनल रैशनल नंबर्स का कोई ना कोई लोकेशन फिक्स है, उसी तरह से हमारी इरेशनल नंबर्स हैं वो भी इसी नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होते हैं और यूनिक प्लेस होता है। अगर कोई जगह अंडर रूट 2 के लिए रिजर्व है कि भाई यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, अब अंडर रूट 2 कहाँ पे आएगा? वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, कहीं तो आएगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है? बिकॉज अंडर रूट 2 की डेसिमल वैल्यू होती है ना, वो 1.414 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें पता है, इसी का हम यूज करते हैं कैलकुलेशन में। अब अंडर रूट 2 1.414 होता है, दैट मीन्स वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, और जहां पे 1.414 आएगा या अंडर रूट 2 आएगा वो उसी जगह पे आएगा, वहां पे फिर कोई दूसरा नंबर नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान रखना है, ये जो पूरी नंबर लाइन है, इसी नंबर लाइन पे आपके रैशनल भी होते हैं और इसी नंबर लाइन पे आपके इरेशनल भी होते हैं। और इस वजह से, क्योंकि रैशनल और इरेशनल को मिला के हम लोग कौन से नंबर्स बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर लाइन आपकी पूरी है, इस नंबर लाइन को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें सारे नंबर्स जो रियल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वेदर दे आर रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, आपके रैशनल नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, वो इसी नंबर लाइन पर आपके शो होते हैं। मतलब जितने भी नंबर आज की डेट में आप जानते होंगे
वो सारे नंबर कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये हमें सीखना है आज, ठीक है। हमें देखना है कि कैसे हम किसी रैशनल या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस। देखो, तो अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपका रैशनल नंबर है तो इसको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है। और सपोज कोई आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर अब दो तरह से हम ले सकते हैं। एक तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, जैसे अगर मैं सीधे कहता हूँ कि भाई 2 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये बहुत इजी है, ये आपका सीधे सीधे 2 आ गया, ठीक है, और बात खत्म होगी। मतलब अगर 2 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन पे तो आप सीधे वहां पे 2 लिख दोगे और आपका 2 रिप्रेजेंट हो गया। प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपको वहां पे डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो। डेसिमल नंबर्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम लोग। पहले हम लोग रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर हम इरेशनल नंबर्स मतलब √2, √3 उनका भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अगर हमें सपोज करो 1.4 अगर हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तब हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? बहुत इजी है। 1.4 आपका 1 और 2 इसके बीच में आता है, तो सबसे पहले तो आप 0, 1 और ये आपका हो गया 2, ठीक है। इसके बाद आपके नंबर्स ऐसे बनते जाएंगे। अब 1 और 2 के बीच की जो प्लेस है ना, उसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 10 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो, तो आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखो, अब 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? ये आपका हो गया, ये आपका 1 है, सो आपका ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मतलब ये आपका हो गया 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.3, ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.6, ये हो गया 1.7, ये हो गया 1.8, ये हो गया 1.9 और ये हो जाएगा 1.10 मतलब 2.0। तो ये जो 1 से 2 के बीच की प्लेस है, जब इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो भाई ये रहा आपका नंबर 1.4। तो ऐसे बस आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैग्नीफाई आप नंबर लाइन करोगे तो आपके दो नंबर्स के बीच में जो और भी डेसिमल नंबर्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं आप उनको इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपका ये हो गया। लेकिन अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि मान लो थोड़ा सा और है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है 3.675, अगर हमें 3.675 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब 3.675 तो 3 डेसिमल प्लेस पे हो गया, चलो कोई बात नहीं है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ये रैशनल ये भी है, ठीक है। चलिए, तो आपकी बुक्स में जो नंबर है उसके हिसाब से चलते हैं। तो आपका एक नंबर है 3.765, ठीक है, एक ही नंबर है, चाहे आप उसको 3.675 ले लो या फिर 3.765 ले लो, जैसे इसको करेंगे वैसे उसको करेंगे, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको गेस करना पड़ेगा कि ये नंबर किन दो नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के बीच में आता है। तो आपका 3.765 आता है 3 और 4 के बीच में। तो हमें एक नंबर लाइन बनानी है सबसे पहले, ठीक है। और इस नंबर लाइन पर आपको 3 और 4 को रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है। 0 हो गया, 1 हो गया, ये आपका हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 आ गया और ये आपका आ गया 4। तो ये जो 3.765 है वो आपका 3 और 4 के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। 3.4 आपका 3 और 4 के बीच में आएगा 3.765। सबसे पहले हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, 3.7। अब 3.7 कहां पे आएगा, तो थोड़ा सा इसको आप इनलार्ज करो ताकि आपको दिखे। देखिए, अभी क्या करना है, ये आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है 3.7। तो ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये हो गया 3.7। मतलब एक आपका हो गया 3.6 और ये आपका हो गया 3.7, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 3.765 है वो आपका आ गया 3.6 और 3.7। तो एक मिनट, हमें 3.7, 3.8। तो आपका जो 3.7 है सबसे पहले बेटा, इसको आप 3.7 और 3.8
ठीक है, 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, 3.7 एंड 3.8। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आ गया 3.7 और ये हमारा आ गया 3.8। ठीक है, अब इस 3.7 3.8 को हम मैग्नीफाई कर देंगे, इनलार्ज कर देंगे, ठीक है, सिर्फ उसी पोर्शन को। तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा ऐसे बड़ा किया हमने, और ये आपका यहाँ पे कहीं 2 आ रहा था, यहाँ पे कहीं आपका, चलो 2 हटा देते हैं, सीधे हम उसी पे आते हैं। ये आपका आ रहा था, यहाँ पे हो गया आपका 3.6, ये हो गया हमारा 3 सीधे 3.7 ले लेते हैं, ये आपका 3.7 है और ये आपका हो गया 3.8। हमने सिर्फ इस प्लेस को इनलार्ज कर दिया है, खूब मैग्नीफाई कर दिया। अब इसको फिर से हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहां से आप 3.7 ये ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका 3.71 3.72 3.73 3.74, ये आपका हो गया 3.75, ये हो गया 3.76। अच्छा, 3.76 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, मतलब अब हमें चाहिए 3.765। तो 3.76 आपका ये हो गया, ये आपका आ गया 3.77। अब हमें 3.76 और 3.77 को फिर से मैग्नीफाई करना है, ठीक है। ये आपका आ गया, इधर हो गया आपका 3.76 और यहां पे हो गया 3.77, और इसके बीच में फिर से आप 10 पार्ट्स कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आपका बन गया 3.761 3.762 3.763 3.764 एंड ये आपका आ गया वो नंबर जो हमें प्लॉट करना था, 3.765। ठीक है, ये तो इस तरह से हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये जो मेथड आपने यहां पे देखा है, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड बोला जाता है, मतलब हर एक पार्ट को हम खूब सा इनलार्ज करते हैं और उसके बाद वो नंबर आपका वहां पे जाके प्लॉट हो जाता है। इसी के थ्रू हम जान सकते हैं कि रियल नंबर के ऊपर हर एक नंबर किसी न किसी लोकेशन पर प्लॉट होता है। इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आर ऑन द रियल नंबर, और हर नंबर कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका था रियल नंबर्स को प्लॉट करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो रैशनल नंबर्स को। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर्स को प्लॉट करने का मेथड था। अगर आपका इंटीजर फॉर्म में है तब तो इजी होता है, अगर आपका डेसिमल फॉर्म में है तो आप उसको इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से प्लॉट कर सकते हो। अब हमको देखना है कि इरेशनल नंबर अगर है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो अगर आपका नंबर इरेशनल है तो उसका नंबर लाइन पे जो प्लॉटिंग होगा उसका क्या मेथड है। ठीक है, और इसको जानने के लिए आपको एक टर्म और जानना पड़ेगा, और उम्मीद है वो आप लोग जानते भी होंगे, पाइथागोरस। सबने सुना होगा पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस नंबर्स के बारे में सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस, बाकी इस साल आपके सिलेबस के अंदर पाइथागोरस के चैप्टर्स भी हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे खूब जम के पाइथागोरस के, तो वो आपका सिलेबस भी है। देखो पाइथागोरस क्या है, पहली चीज तो पाइथागोरस आपके मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने एक थ्योरम दी, एक प्रॉपर्टी दी जो बेस थी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज को h से दिखाऊं, ये वाली साइड आपका b फॉर बेस और ये वाला साइड आपका p फॉर परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है जो 90 के सामने होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी जो दो साइड्स बचती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मींस स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। ठीक है, बट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम था, एक प्रॉपर्टी दी पाइथागोरस ने। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक बार अगर हमने इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कर दिया तो आपके नंबर्स या तो रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। रैशनल को हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इरेशनल भी आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब
जितने भी नंबर्स हैं उनको उनका घर मिल गया, उनको उनकी लोकेशंस मिल गई। ठीक है, चलो अब हम लोग इरेशनल नंबर, तो कोई भी नंबर ले लो, इवन हम कई सारे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ। हम √2 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम √3 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम √4 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे खूब सारे नंबर्स आपके ऑलरेडी रिप्रेजेंट होते चले जाएंगे। इवन √4 तो आपका 2 बन जाएगा, तो वो आपका इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो √4 को यहां से हटा देते हैं। इस तरह से जितने भी नंबर्स आपको लेने हैं, उसके बाद मान लो आपका √5 आएगा, तो वो सारे नंबर्स इसी मेथड से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते चले जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखिए फिर से कलर, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये आपका एक नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपका ये जो नंबर लाइन है, अब हमें क्या करना है, देखो तरीका देखना आप। सबसे पहले यहां पर एक नंबर है, सपोज एक लेटर है O। ठीक है, यहां पे O है और इसको आप 0 नंबर दोगे। ठीक है, इसका नाम O है, इस पॉइंट का नाम हो गया यहाँ पे O, एंड ये 0 नंबर है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है नंबर लाइन पे A, और ये आपका 1 यूनिट रहेगा। यूनिट का मतलब है ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, बट जितना भी लेना है ये यूनिट्स में रहना है। तो आपका ये 0 है और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अच्छा ये पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ऐसे ये नंबर्स आपके आते चले जाएंगे। अब हमें देखना है कि इस नंबर लाइन पे ये √2 कहाँ पे आ गया, √3 कहाँ पे आएगा। मतलब रैशनल नंबर को प्लॉट करना तो इजी था, बट ये नंबर्स आपके नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, अब हमें वो देखना है। ठीक है, देखो तो आपने यहाँ पे जो 1 है इसको आपने A नाम दिया, और OA आपका हो गया 1 यूनिट। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट हो गया। ए पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री बना दिया, और इसका नाम रखा OA, और ये आपका हो गया B। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया, ये आपका आ गया B पॉइंट। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, अगर यहाँ पे OB को ज्वाइन कर देंगे तो OB कितना आ जाएगा, देखो OB एक्चुअली आपका हाइपोटेन्यूज है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग OB आपका 90 के सामने है, मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो OB की वैल्यू आ जाएगी होल रूट, यहां से H की वैल्यू कैसे निकल रही है, होल रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपका OB कितना आ जाएगा, होल रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √2। ये आपके OB की वैल्यू आ गई। ठीक है, OB आपका कितना हो गया, √2। अब OB √2 हो गया, मतलब आपको क्या करना है, कंपास लेना है अपना। ठीक है, और उस कंपास का जो आयरन टिप है वो यहां पे रखना है, उसका पेंसिल वाला टिप यहां पे रखना है, और ऐसे आपको एक आर्क लगा देना है। ठीक है, आपको अपने कंपास से आयरन वाला टिप आपको O पे रखना है, और जो पेंसिल वाला टिप है वो B पे रखना है, और आपको इस तरह से एक आर्क लगा देना है, और वो आर्क आपका जहां पर भी आएगा, ठीक है, सपोज वो यहां पे आता है, इसका हमने नाम रख दिया P, तो ये जो आपका OP है ना, और बेसिकली P पॉइंट, तो जो ये आपका P पॉइंट है वो बेसिकली √2 को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, जो आपका P पॉइंट है नंबर लाइन पे, भाई आपका OB है, वो भी आपका √2 है, और यहाँ पे जो OP है वो भी आपका √2 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक सर्कल हम बनाते हैं तो सर्कल का रेडियस तो बराबर होगा, OB भी उसका रेडियस है, OP भी उसका रेडियस है, तो अगर OB √2 होगा तो OP भी कितना हो जाएगा, √2। जहां पर P है वहां पर आपका √2 एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आपका ये जो √2 है जो इरेशनल था उसको भी उसका प्लेस मिल गया, एक पॉइंट मिल गया ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमें √3 मिलेगा, √5 मिलेगा, जितने भी इरेशनल है, √7 मिलेगा, √11 मिलेगा, √9 मिलेगा, √10 मिलेगा, सब मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो, अब क्या करना है, देखो √3 कैसे मिलेगा। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने A पे 90 डिग्री किया था, आप P के ऊपर 90 डिग्री बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे P पे आपने 90 डिग्री बनाया, जहां पे √2 है 90 डिग्री बनाया, और इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, और इसका नाम रखा OB था, ये आपका हो गया D, और इसका नाम तो ऑलरेडी P है। ठीक है, अब देखो OP आपका कितना है, √2। ठीक है, OP आपका √2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, यहाँ पे OP आपका √2 हो गया। ठीक है, OB और OP इक्वल है, ये भी ध्यान रखना बेटा, OB एंड OP बोथ आर इक्वल, बिकॉज वो एक सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो OP आपका √2 है, OP PD,
पीडी की वैल्यू 1 ही है, मतलब ये भी 1 था, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी 1 है, तो आपका जो पीडी है वो भी 1 होगा। तो अब जब हम पाइथागोरस लगाएंगे ओडी के ऊपर, तो आपका ओडी कितना आ जाएगा, ओडी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओपी की वैल्यू है रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, पीडी है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 और 1, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 3। और अगर ओडी अंडर रूट 3 है तो जब आप ओडी पे ऐसे रखोगे, ये आपने रखा, ओ पे फिर से पेंसिल वाला आयरन वाला टिप, डी पे पेंसिल का टिप, और ये जब आप आर्क लगाओगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, सपोज ये आपका क्यू है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 3 को, मतलब ओ क्यू। तो जो ओ क्यू की डिस्टेंस है वो अंडर रूट 3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इस तरह से हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलते चले जाएंगे। इवन इस प्रोसेस से आप रैशनल को भी इंसर्ट करा सकते हो। अगर इसी प्रोसेस को मैं एक आगे और करूंगा ना, तो मुझे अंडर रूट 4 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होती है 2। मतलब आप रैशनल नंबर भी इस प्रोसेस से पता कर सकते हो कि नंबर लाइन पे कौन सा रैशनल नंबर कहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन इससे कुछ स्पेशल रैशनल नंबर्स आएंगे, सारे नहीं आएंगे, तो सारे रैशनल नंबर्स के लिए हमारा वही प्रोसेस चलेगा। ये आपका जो प्रोसेस स्पेशली है वो इरेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर वीडियो को लाइक और शेयर करके आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ये एक बेटा मेथड था जिसके थ्रू हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज का टॉपिक है, और हमें कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स और बता के फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स एंड उसके बाद क्वेश्चंस। देखिए, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है, देखो। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत सी प्रॉपर्टीज है, हम इसमें से कुछ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दो नंबर्स की बात करें, लाइक ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, अगर आपके ए और बी दो रैशनल नंबर हैं तो क्या करेंगे। तो अब हमें प्रॉपर्टीज कैसे समझना है। नंबर वन, इसका मतलब है कि इनका जो एडिशन होगा ना, ए प्लस बी इज अ रैशनल। जो आपका ए प्लस बी होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, पहली प्रॉपर्टी। अगर हम आगे बढ़े तो ए माइनस बी, मतलब अगर दो नंबर रैशनल हैं तो उनका एडिशन भी रैशनल होगा, उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हमारा रैशनल होगा। और आगे बढ़ते हैं, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और आगे इसका जो डिवीजन है, ठीक है, ए अपॉन बी, इसका जो डिवाइड है ए अपॉन बी, वो भी आपका रैशनल होगा। लेकिन जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिवीजन के केस में हमेशा आपको एक डिस्क्लेमर रखना है दैट जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। आप अपनी बुक्स को खोलना, जैसे आपके बुक्स में जो फैक्टराइजेशन चैप्टर होगा, जहां पे फैक्टराइजेशन किया गया होगा, या बुक में कहीं पर भी जहां पर भी कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, आपको ये हमेशा मिलेगा कि जो डिनोमिनेटर वाली चीज है उसके लिए हमेशा लिखा जाता है दैट दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। वो एक तरह से डिस्क्लेमर है कि ये फ्रैक्शन तो है, रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, तो उससे हमेशा हर कोई बचता है जो भी लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज राइट। डिवीजन के केस में आपको ये डिस्क्लेमर देना है। बट अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर है कि अगर दो नंबर रैशनल हैं तो उनका एडिशन भी रैशनल होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी रैशनल होगा, उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल होगा, एज वेल एज उनका डिवीजन भी रैशनल होगा, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की जो हमें कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ध्यान रखना है दो नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा रैशनल ही होता है, बट इन डिवीजन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी क्या, बेसिकली आपका थ्योरम है जो आपका प्रूविंग में काम आएगी। आपको पहले से बता देता हूं थ्योरम क्या है। इफ ए इज अ natural number, if a is a natural number and
P इज अ प्राइम नंबर। अगर आपका A कोई नेचुरल नंबर है और P हमारा कोई प्राइम नंबर है, उस केस में, ठीक है, इन दैट केस इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसको नोटेशन फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, छोटे में अगर लिखना हम वैसे लिख सकते हैं। सो इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, यानी आपका जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, सिंपल सा है कि अगर आपका A कोई नेचुरल नंबर है, P आपका कोई प्राइम नंबर है, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसको नंबर के साथ में समझना है तो आप समझ लो, जैसे अगर हम A की बात करें तो मान लो आपका कोई नेचुरल नंबर है, जैसे मैंने ले लिया मैंने 4 ले लिया, ठीक है, A आपका 4 है और P आपका कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, A को नेचुरल नंबर कोई और ले लेते हैं, A हमारा 15 हो गया, नहीं 15 बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा छोटा नंबर, A हमारा 6 हो गया, ठीक है। अगर A 6 है, अगर A हमारा 6 है और P हमारा कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कोई भी ले लो, जैसे आपने लिया 3, मैंने एक ऐसा नंबर लिया है P के लिए जो A स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे P तो 3 है, क्या 3 हमारा A स्क्वायर मतलब 36, क्या 336 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अगर हमारा 336 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि 3 हमारा 6 को भी डिवाइड करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 3 हमारा 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 हमारा ऑब्वियस 6 को भी डिवाइड करेगा। आप 3 से 36 कट कर दोगे 12 आएगा, 3 से आप 6 कट कर दोगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक थ्योरम ध्यान रखनी, दैट इफ P इज अ नेचुरल नंबर एंड A is a natural number, P is a prime, then if P divides A square, then P divides A also। ये आपका एक थ्योरम है जो नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो हमें आज पढ़नी थी हमने खत्म कर दी थ्योरी के फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, देखो क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको जरूर बताऊंगा, तब ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले को प्राइम के बारे में जान लेना है, ठीक है। को प्राइम क्या होता है? पहली चीज तो को प्राइम का प्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग प्राइम के बारे में जानते हैं कि अगर किसी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, वन एंड इटसेल्फ, तो आपका वो नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। लेकिन को प्राइम का प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे दो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं जो दोनों प्राइम ना हो। तो को प्राइम होते क्या है फिर? अगर मैं 8 और 9 की बात करूं, ठीक है, जैसे को प्राइम है, क्यों को प्राइम है? देखो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। फैक्टर मतलब हर वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 देगा, वो 8 का फैक्टर होगा, ठीक। 9 पे आ जाते हैं, 9 के फैक्टर्स में कौन कौन आता है? 9 1 से डिवाइड होता है, 9 आपका 3 से डिवाइड होता है और 9 आपका 9 से डिवाइड होता है। अब 8 और 9 के फैक्टर में सिर्फ 1 एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर है। तो अगर दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर हम निकालें और वो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, एक कॉमन फैक्टर ना हो, 1 ही कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर हो, अगर दो नंबर्स में 1 जो है वो एज अ कॉमन फैक्टर है, उनका कोई भी दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मींस दोनों नंबर्स को हम आपस में क्या बोलेंगे? दे आर को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम में दोनों नंबर्स आपके प्राइम भी हो सकते हैं, दो नंबर्स नॉट प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक नॉन प्राइम कैसे भी हो सकता है, मतलब उनका प्राइम से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। इसको ध्यान रखना, तब आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखो तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल नॉलेज के साथ में, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि बस थ्योरी है लिख दिया आपको समझ लेना है, आपको याद कर डालना है, समझते हुए याद करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको रूट 5 की प्रूविंग दिखाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह से रूट 2 रूट 3 रूट 7 किसी की भी प्रूविंग होगी, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करो। तो रूट 5 के लिए क्या करना है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। इन्होंने बोला रूट 5 को इरेशनल दिखाओ, हमने क्या किया, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि नहीं भाई रूट 5 आपका इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। अगर कोई नंबर रैशनल है इसका मतलब है सो हम लोग रूट 5 को क्या कर सकते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंट रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई, सिंपल सा। अगर कोई नंबर रैशनल है इसका मतलब
उस नंबर को फ्रैक्शन p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर q शुड नॉट इक्वल टू 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहां पे ये बताना दैट कि यहां पर हियर p एंड q आर को प्राइम, यहां पे जो p और q है दे आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है। क्यों, इसका मतलब क्या होता है वो भी बता दो, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बता देनी है। तो आपका √5 आपका p अपॉन क्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, √5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आप मेंशन कर दो, ठीक है। हमेशा रीजनिंग जरूर करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो आपका हो गया √5। किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर आपका रूट है, आप उसका स्क्वायर करोगे तो वहां से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहां तक जब आप पहुंचे तो एक चीज ध्यान दो, अगर आपके दो नंबर्स को प्राइम हैं, इसका मतलब क्या निकला, अगर दो नंबर्स को प्राइम है इसका मतलब उनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज आपको और करनी है यहाँ पे, जहां पे आपने p और q बताया है, कि आप ये भी बता देना कि p और q आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब दोनों को हमने, मतलब को प्राइम का मतलब ही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो दोनों को हमने रिड्यूस कर दिया, या मत बताओ, क्योंकि को प्राइम का तो मतलब ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका क्या हो गया, जो 5 है वो आपका प्राइम नंबर है, आपका 5 जो है वो प्राइम नंबर है, आप जानते हो 5 इज अ प्राइम नंबर। एंड जो p है आपका वो प्राइम हो भी सकता है, प्राइम नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ध्यान रखना, ठीक है। p और q को प्राइम है, उनका आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, बट वो प्राइम है कि नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखे आ रहा है, आपका 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहां पे आपको बताना है, ठीक है, यहां पे आपको एक रीजनिंग करनी है दैट हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नेचुरल नंबर, सॉरी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 5 हमारा p स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 आपका p को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 आपका p को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। इक्वेशन नंबर 1, हमने एक चीज यहां पे निकाल ली कि जो 5 है आपका वो p का फैक्टर है, ठीक है। यहां तक हम आ गए। अब क्या करना है, अब आपको यहां से लेते हुए, ठीक है, इस चीज से लेते हुए अब आपको क्या करना है, जो q है, आप सॉरी p है जो आपका, p को ध्यान रखना, p की वैल्यू को हम 5k के बराबर मानेंगे, ठीक है। p की वैल्यू को हम 5k, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये √5 है तो 5k, अगर ये √7 होता तो 7k, अगर ये √2 होता तो 2k, √3 होता तो 3k। तो आपका ये हो जाएगा लेट p इज इक्वल टू 5k, और यहां पे मेंशन कर दो दैट k इज अ कांस्टेंट, k हमारा एक कांस्टेंट है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 5 था, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो ये आपका हो गया 25 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये आपका 5 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका k स्क्वायर कितना आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, बाई 5 आपका इधर आएगा, q स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई q स्क्वायर अपॉन 5, जो आपने यहां पे लिखा था, ठीक है, जो आपने पिछले वाले उसमें लिखा था उसको आप यहां पर भी लिख दो, ठीक है। पिछले में आपने क्या लिखा था, देखो पिछले में आप लिखा था 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 5 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो फिर से वही मेंशन करो, हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स q ऑल्सो।
और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या निकला, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो, यानी आपका 5 जो है वो P का भी फैक्टर है, 5 हमारा Q का भी फैक्टर है। ठीक है, अभी पिछले वाले में आपने क्या दिखाया था, पिछले में आपने ये दिखाया कि जो 5 है वो P का फैक्टर है, यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो 5 आपका है वो Q का फैक्टर है, मतलब 5 जो है वो P का भी फैक्टर है और 5 आपका Q का भी फैक्टर है। ये एक अजीब चीज हो गई। ठीक है, अजीब चीज क्या हो गई, ये अजीब चीज ये हो गया कि आपका जो P और Q है उसको तो आपने को प्राइम बोला था, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आपने कहा था P और Q हमारे को प्राइम है, लेकिन अभी आपने ये बोला कि 5 जो है वो P का फैक्टर है एंड जो आपका 5 है, जो आपका 5 है वो Q का भी फैक्टर है, मतलब 5 और P और Q जो है वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक थ्योरी छोटी सी देनी है कि इट सीम्स दैट P and Q are not co-prime. It seems that P and Q are not co-prime. They have 5 as a common factor. यानी हमने जो माना था कि वो को प्राइम है, वो को प्राइम नहीं निकले क्योंकि दोनों का 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और दो नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो गलत था, और हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था कि जो आपका √5 है वो रैशनल है, मतलब ये जो हमारी गलत चीज प्रूव हो गई है कि भाई हमने बोला P और Q को प्राइम है, प्रूव ऐसा हो गया कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर 5 भी है। ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने माना ही गलत था। तो अब आपको यहां पे दिखाना है this contradiction arises, this contradiction arises due to wrong assumption। ठीक है, बहुत तगड़ी से रीजनिंग आपको करनी भी है और समझ में भी आनी चाहिए। ड्यू टू अ रॉन्ग assumption that √5 इज रैशनल, दैट √5 इज रैशनल, यानी ये जो गलती हुई है वो इसलिए हुई है कि हमने मान लिया था √5 रैशनल है। इसका मतलब जो आपका √5 है वो क्या हो गया, इट इज एन इरेशनल नंबर, यानी ये आपका जो नंबर था वो इरेशनल नंबर था, ये आपको प्रूव करना था और ये आपने प्रूव कर दिया यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करना है, दोनों को को प्राइम मानना है और बता देना कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर एक तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एक थ्योरम का यूज किया कि अगर नेचुरल प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम। ठीक है, इससे ये प्रूव होता है कि 5 आपका P का एक फैक्टर है। अगर 5 P का फैक्टर है तो हम P की जगह पर 5K रख सकते हैं। अगर 5 P का फैक्टर है मतलब P आपका जो 5 से डिविजिबल है, तो P की वैल्यू को हम 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। उसके बाद जब आपने किया तो आप यहाँ पे आ गए दैट Q स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 आपका Q स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 5 Q का भी फैक्टर होगा। अगर 5 Q और P दोनों का फैक्टर है इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, बट हमने कहा वो को प्राइम है। क्यों? क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था कि दोनों जो नंबर्स, आपका नंबर है √5 वो रैशनल है। तो प्रूविंग ये कहती है कि नहीं, √5 आपका इरेशनल ही है। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ लेना है, और ये पूरा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका वो बेसिकली को प्राइम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको को प्राइम समझना है और ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, आपको इसको आपको समझ के अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ये उतना लेंदी नहीं है। इन्होंने बोला प्रूव दैट 3 - 5√3 इज एन इरेशनल। इस नंबर में आपको ये समझ के रखना है कि आपको ये पहले से पता है कि जो √3 है वो तो इरेशनल है, लेकिन ये पूरा नंबर जो है वो भी इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये मान के चलना है कि √3 ऑलरेडी इरेशनल है। कैसे करना है, लेट 3 - 5√3 इज इक्वल टू R, और यहाँ पे R आपका क्या है, R इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये उतना लेंदी नहीं है, छोटा सा है। यहाँ पे आपका R क्या हो गया, रैशनल हो गया। अगर R रैशनल है तो एक काम करो, शिफ्टिंग करो ऐसे कि आपका √3 एक तरफ बचे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 - R इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, शिफ्ट कर दो सबको इधर उधर। √3 पॉजिटिव साइड रखना है तो हमने √3 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब उधर से 5 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3 - R डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू √3। इतना करने के बाद
अब आपको यहां पे एक छोटी सी थ्योरी लिखनी है कि हियर 3, 5, आर, ये तीनों क्या हैं, रैशनल हैं। भाई सिंपल सी बात है, आर को आपने रैशनल माना है, 3 और 5 तो इंटीजर्स होते हैं तो वो तो रैशनल है ही, और रैशनल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से जो नंबर बनता है वो भी रैशनल होता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया। यानी ये जो पूरा नंबर आपका बना है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर से, ये रैशनल होगा, ठीक। बट √3 इज इरेशनल, लेकिन हमें यह पता है कि जो √3 है वो इरेशनल है, और एक रैशनल नंबर एक इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आपको लिखना है इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, इट कैन नॉट पॉसिबल दैट अ रैशनल नंबर इज एन इरेशनल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो गलती कहां पे हुई, गलती हुई कि हमने उसको गलती से रैशनल मान लिया था। इसका मतलब है कि जो 3 - 5√3 है वो इरेशनल ही है, इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी थ्योरी है बट ये उतना लेंदी नहीं है। तो वो क्वेश्चन को प्राइम पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये वाला क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन है, आर को रैशनल मानना है, फिर जो इरेशनल वाला नंबर है उसको एक तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स लगा के पॉजिटिव करते हुए बाकी सबको एक तरफ भेज देना है। ये सारे रैशनल हैं, रैशनल के कॉम्बिनेशन से रैशनल ही बनेगा, लेकिन एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर की इक्वल नहीं हो सकता। ये सब गलती क्यों हुई है, क्योंकि आपने जो एजम्पशन किया था कि आर रैशनल है, मतलब ये पूरा नंबर रैशनल है, वो एजम्पशन गलत था। एजम्पशन को राइट कर दो कि 3 - 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ओके। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, एक इसमें से जल्दी से हम करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ेंगे, आप लोगों को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मैं करता हूं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें क्या करना है, जितने भी बार्ड नंबर होते हैं, जितने भी आपके बार्ड नंबर होते हैं, बार्ड को हम बोलते हैं विनिकुलम, ठीक है, ये जो बार होता है इसका नाम होता है विनिकुलम, ठीक है, बार का नाम होता है विनिकुलम। तो जितने भी ये विनिकुलम लगे हुए नंबर्स होते हैं, जितने भी बार्ड नंबर्स होते हैं, वो सारे रैशनल होते हैं, मतलब उन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। आप जो नंबर गिवन है उसको x के बराबर ले लो, और एक चीज ध्यान रखना है, अगर बार एक नंबर पे है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, अगर बार 2 नंबर्स पे है तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर बार 3 नंबर्स पे है बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन, ठीक है, इससे ऊपर आएगा भी नहीं। क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे बार 2 नंबर्स पे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 100x। और इसका अच्छा मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.2727 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, 27 पे बार लगाने का मतलब है कि आप जितना चाहो उतना बार लगाओ, ठीक है। तो ये आपका 1.27 बार का मतलब है कि 1.2727, और ये ऐसे रिकर होता जाएगा, बार जिस पे लगा है वो रिपीट होगा बार बार, ठीक है। तो आपका ये 100x क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा 127.2727 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डेसिमल यहाँ पे आएगा और यहाँ तो 2727 लिखा ही हुआ है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मतलब 100x is equals to 127.2727 dot 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 and x is equals to 1.2727 dot dot dot, ठीक है, ये आपका है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 126, क्योंकि ये सारे तो आपके जीरो हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 99x, मतलब सिंपल सा आप 99 को उधर शिफ्ट कर दो तो x की वैल्यू आ गई 126 डिवाइडेड बाय 99। तो आपका जो नंबर था 1.27 बार, 1.27 बार अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 126 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाओ और इसको सॉल्व करके देखो, अगर 126/99 आप टाइप करोगे कैलकुलेटर पे, जैसे इक्वल टू आप दबाओगे तो आपको 1.272727 आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये शो कर देगा कि जो आपका ये नंबर है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है। तो ध्यान रखना,
जितने भी बार्ड नंबर्स हैं उन सारे बार्ड नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप क्रॉस चेक करोगे कि क्या आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। एक क्लास के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोगों को आराम से जितना जिस क्लास में कराया जाएगा उतने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अपने टेक्स्ट बुक से परफॉर्म कर लेने या फिर रेफरेंस बुक से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगा। आज की क्लास में बस इतना था। पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।